नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम को साझा करूंगा। और यह क्लेम में जो है, जो गाड़ी की कीमत थी, यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी में, उससे ज़्यादा गाड़ी का रिपेयर खर्च था। और बीमा कंपनी इंश्योर्ड पर और अप्रूव्ड सर्वेयर रिपेयर करने के लिए दबाव बना रहे थे, रिपेयर बेसिस पे सेटलमेंट करने के लिए दबाव बना रहे थे। और इंश्योर्ड ने इस क्लेम को किस तरीके से डील किया और कैसे अपना वाजिब क्लेम हक लिया, तो इस विषय में ये आज का वीडियो है। तो इसे मैं शुरू करता हूँ। और ये ये जो गाड़ी मालिक हैं, इंश्योर्ड हैं, ये ऋषिकेश उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने मुझसे संपर्क मार्च मार्च 2025 में किया था। और जो इंश्योर्ड हैं उनके बेटे, उन्होंने मुझको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को देखे, जो CTL TL या और जो भी इस विशेष ऐसे वीडियोस हैं उनको देखा, और मुझे मेल की, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स ली और बातचीत की। और यही क्लेम डीलिंग कर रहे थे। वैसे गाड़ी इनके फादर के नाम थी, और ये एक व्यापारी हैं, साधन संपन्न व्यापारी हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। और ये जो हैं, ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए कर रहे हैं। मतलब सीए की पढ़ाई चल रही है, जो पेपर्स देने होते हैं वो इनके चल रहे हैं। और बहुत ही प्लीजेंट पर्सनालिटी हैं। और मुझे उम्मीद है जल्दी वो अपने सीए के पेपर्स क्वालिफाई करके एक बेहतर सीए बनेंगे और बेहतर बेहतर प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। तो मेरा संपर्क इन्हीं से रहा। तो मैं इस क्लेम को बताने के लिए पहले कुछ जो इनकी जो गाड़ी है उसके विषय में बताता हूँ। ये एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो 2014 मॉडल कार है, डीजल कार है, ऋषिकेश उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। और उत्तराखंड में ये डीजल गाड़ी या ये फॉर्च्यूनर जो है, इस तरीके की गाड़ी की वैलिडिटी 15 साल होती है। तो अब ये 2014 लास्ट, और रजिस्ट्रेशन इसका 2015 शुरुआत जनवरी वगैरह में हुआ था। तो अभी लगभग 10 साल पूरे हो चुके, 4 से 5 साल के बीच अभी इसमें समय बचा हुआ था। और ये गाड़ी की इंश्योरेंस इन्होंने एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी से ली हुई थी। और सामान्य पॉलिसी से मेरा अभिप्राय है कि इस पे जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज नहीं था। और ये 13/2/2025 से लेके 12/2/2026 तक वैलिडिटी के लिए थी। और इस पे 45% एनसी भी था। और जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू थी वो 8,10,000 रुपये थी इस गाड़ी की। अब सब ठीक है। इनको कभी अ, बता रहे थे कि ऋषिकेश में तो स्कूटी या टू व्हीलर से ही काम चल जाता है, बाहर कहीं जाते हैं तब गाड़ी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज तो भीड़ इतनी है तो टू व्हीलर्स और स्कूटी वगैरह इनसे ही काम होता है। तो इनकी गाड़ी, ये इनके जो भाई हैं और इनकी मदर कहीं सहारनपुर से वापस ऋषिकेश आ रहे थे। और रास्ते में एक टोल प्लाजा पर जो डिवाइडर रखे होते हैं, तो रात का वक्त था, जो ठीक से इन्हें इनके भाई गाड़ी चला रहे थे, उनको नहीं दिखाई दिया, और गाड़ी डिवाइडर जो वो जो एक ब्लॉक सा रख देते हैं सीमेंटेड, वो रखा था, उस पर टकराई और चढ़ गई। तो मुख्यतः जो सामने से जब चढ़ी तो नीचे की तरफ इनकी गाड़ी में डैमेजेस हुए, काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए। और ये दुर्घटना 23/2/2025 की है, यानी इंश्योरेंस होने के लगभग 10 दिन बाद ये दुर्घटना हुई। क्योंकि इंश्योरेंस कंटिन्यू में था, तो इसलिए इंश्योरेंस, और 45% एनसी भी था, तो इसलिए एक्सीडेंट पे तो कोई ऐसा शक था नहीं। और बिल्कुल एक टोल प्लाजा, जो ये NHAI के टोल प्लाजा होते हैं, उसे जस्ट पहले ये एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी रहती है, वो भी आई थी। और जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं, जब एक्सीडेंट होता है भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो भी आए थे। तो इस तरीके से ये दुर्घटना हुई। और
इसके बाद इन्होंने, ये दुर्घटना हरिद्वार उत्तराखंड के आसपास एरिया में हुई थी। तो इन्होंने टोयोटा दुर्घटना के बाद जो है नेक्स्ट डे टोयोटा डीलर वर्कशॉप से संपर्क किया अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए। फोटो वगैरह दिखाए तो टोयोटा डीलर वर्कशॉप ने बताया कि जो आपकी बीमा पॉलिसी है, एक तो हमारे यहाँ ये कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं है, दूसरा आपकी गाड़ी की फ़ोटो और इंश्योरेंस पॉलिसी में आईडीवी देख के लग रहा है ये गाड़ी टोटल लॉस क्लेम है, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू से कहीं ज़्यादा इस गाड़ी में रिपेयर खर्च है। और अगर आप ये गाड़ी हमारे यहाँ रिपेयर कराएंगे तो कैशलेस क्लेम फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आपको भुगतान करना होगा और गाड़ी को रिपेयर जो भी हो रिपेयर करा सकते हैं। दूसरा, यदि ये टोटल लॉस होगी तो जो एस्टिमेट है उसका 5% हम एस्टिमेशन चार्जेस के नाम पर लेंगे, और जितने दिन गाड़ी खड़ी रहेगी उसका पार्किंग चार्जेस पर डे बेसिस पर लेंगे। तो एक तरीके से जो टोयोटा डीलर वर्कशॉप का इनको ये तरीका मुनासिब नहीं लगा, और लगा यहाँ तो, और बात भी समझ में आई इस गाड़ी में खर्चा ज़्यादा है और अननेसेसरी ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो जो इन्होंने पॉलिसी खरीदी थी वो एक बड़े ब्रोकर के माध्यम से पॉलिसी खरीदी थी। इन्होंने ब्रोकर को संपर्क किया तो ब्रोकर ने हरिद्वार में एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप को सजेस्ट किया जो उनके और बीमा कंपनी के बीच टाई अप क्लेम फैसिलिटी देती थी। तो गाड़ी को फिर वहाँ लेके गए और गाड़ी का उस वर्कशॉप ने लगभग 17.5 लाख रुपए का एक रिपेयर एस्टिमेट बनाया, जो गाड़ी की कीमत के 2 गुने से भी ज़्यादा था, और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। वर्कशॉप वाले ने भी देख के बताया ये गाड़ी ओरिजिनल पार्ट से तो रिपेयर संभव नहीं है, और अगर इसे किसी तरीके से रिपेयर करते भी हैं तो कि इसकी चेसिस बैंड हो गई है, तो ये रिपेयर कराना उतना मुनासिब नहीं होगा और इसमें खर्च बहुत ज़्यादा है। जो गाड़ी की आईडीवी 8,10,000 है, किसी भी तरीके से रिपेयर करें तो भी उस इस कीमत से ज़्यादा ही खर्च होगा। तो चूँकि तो खैर उसके बाद बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए। सर्वेयर साहब ने सर्वे किया और वो इंश्योर्ड से मिले, इवन उनके घर गए, उनके व्यापारिक स्थल पर गए, और उन्होंने कहा कि साहब ये गाड़ी को आप इस वर्कशॉप से शिफ्ट हरिद्वार से शिफ्ट करके मुजफ्फरनगर एक स्थानीय वर्कशॉप पे भेज दीजिए, गाड़ी आपकी रिपेयर हो जाएगी, आपका कोई खर्च नहीं होगा। तो इंश्योर्ड ने कहा साहब ये सब चीज़ें आप राइटिंग पे ईमेल में या बीमा कंपनी से दिलवा दीजिए। तो ईमेल पर देने को उन्होंने मना किया, और इंश्योर्ड इसके लिए एग्री नहीं था कि अपनी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस कंपनी की एडवाइस या अप्रूव्ड सर्विस की रिटर्न एडवाइस के बिना मुजफ्फरनगर में किसी अनजान कबाड़ी टाइप के वर्कशॉप पे रिपेयर करने के लिए, ये पुराने शुराने पार्ट से रिपेयर कराने के लिए भेज दे। तो वो इससे सहमत नहीं था। तो इसके बाद उन्होंने, जब सर्वेयर साहब ने ये नहीं दिया तो उनसे अप्रूवल या सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगी, लेकिन अप्रूव और एक कंप्लेंट टाइप से भी की। इससे साहब थोड़े से जो सर्वेयर साहब है वो नाखुश हुए और उन्होंने एक मेल लिख दी कि गाड़ी का रिपेयर वर्कशॉप को कि तुम्हें रिपेयर ही करनी होगी और गाड़ी में रिपेयर स्टार्ट कर दो, डिसमेंटल कर दो। तो ये साहब जो इंश्योर्ड हैं, इंश्योर्ड के बेटे चूँकि डील कर रहे थे, ये सहमत नहीं थे और इन्होंने मुझसे संपर्क किया। मेरे से संपर्क हुआ इनका 28/3/2025 को, लगभग एक्सीडेंट के 1 महीने से थोड़े समय बाद। तो मैंने ये सारी चीज़ें जानी और इनकी प्रोफेशनली मदद की, गाइड किया इनको, और उसके बाद फिर बीमा कंपनी को शिकायत की गई कि साहब ये क्लेम का जो रिपेयर खर्च है जो वर्कशॉप ने दिया वो 17.5 लाख है, जो आईडीवी के 2 गुने से भी ज़्यादा है। किसी तरीके से भी रिपेयर करते हैं, कुछ काम भी हो तो 15 लाख हो जाएगा, तब भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सीटीएल क्लेम है और हमने यानी इंश्योर्ड ने सीटीएल क्लेम बीमा कंपनी पे दर्ज किया है। तो आप इसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कीजिए, और जो
अभी जो हमको हम जानना चाहते हैं, जो अप्रूव सर्वेयर साहब ने ये रिपेयर अप्रूवल दिया है उसमें एक्चुअल रिपेयर खर्च कितना है, और उसमें कोई जानकारी नहीं है असेसमेंट की। तो और हमें पास कोई सर्वे रिपोर्ट कॉपी भी नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि ये रिपेयर पार्शियल लॉस क्लेम मानने का, रिपेयर बेसिस पे क्लेम रिकमेंडेशन देने का बेसिस क्या है। तो साहब ये मेल की बीमा कंपनी को, मेल की थी ये वही लगभग मार्च लास्ट में ये ग्रेवियंस मेल की थी। इस तरीके से मेल गई, बीमा कंपनी ने पहले कोई जवाब ही नहीं दिया। एक मेल, दो मेल, कंटिन्यूस मेल 8-10 दिन चलती रही। उसके बाद फिर बीमा कंपनी का उधर से जवाब आया। साथ में सर्वेयर साहब की एक मेल भी आई। वो मेल अजीब थी। उसमें जबकि वो पहले रिपेयर अप्रूवल दे रहे थे, अब कह रहे थे एक्सीडेंट के सब गवाह ला के दो और मुझे प्लेस ऑफ एक्सीडेंट दिखाओ। तो हमने फिर से जवाब दिया, साहब एक्सीडेंट के गवाह, रात में एक्सीडेंट हुआ था, टोल प्लाजा के पास हुआ था, और गवाह लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो खुद ही गवाह हैं इस एक्सीडेंट के। और फिर भी गवाह देखने तो वहाँ टोल प्लाजा पे जा सकते हैं। वहाँ टोल प्लाजा के कर्मचारी या वहाँ एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है, और इवन हमने एक पुलिस का उनको नंबर भी दिया कि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, एक्सीडेंट को जान सकते हैं। आपको प्लेस ऑफ एक्सीडेंट देखना तो इस टोल प्लाजा पे हुआ था। हमने 3-4 उनको फोटो भी भेजे, आप जाके एक्सीडेंट का प्लेस विजिट कर सकते हैं। और तीसरा हमने कहा, आप 1 महीने से भी ज़्यादा बाद जब कि आप रिपेयर अप्रूवल भी दे चुके हैं, और अब आप ये इस तरीके से अ, गवाह मांग रहे हैं और प्लेस ऑफ एक्सीडेंट दिखाने, ये काम तो शुरू में करना चाहिए था। तो ये बहुत अजीब है, और हमने इसके लिए शिकायत की। और इसके बाद खैर साहब, हम बार बार बीमा कंपनी को मेल करते रहे कि एक्चुअल रिपेयर एस्टिमेट क्या है वो बताइए। हमने रिपेयर इस संदर्भ में कि अगर गाड़ी की जो का खर्च है वो रिपेयर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, तो एक कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होता है जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है, चाहे वो विदाउट जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन पॉलिसी हो। इसके संदर्भ में हमने कुछ बीमा लोकपाल के डिसीजन और ये कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स के डिसीजन भी भेजे जो इस सपोर्ट में थे। मतलब कुछ क्लेम ऐसे होते हैं जिसमें रिपेयर खर्च तो ज़्यादा है, लेकिन अगर उस पर डेप्रिसिएशन जनरल रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अप्लाई करें, यानी पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पर बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करें, तो वो 75% ऑफ आईडीवी से कम आती है। तो बहुत सारे अप्रूव सर्वेयर, बहुत सारे बीमा कंपनी के लोग, लगभग अधिकांश सभी उसको नेट पार्शियल लॉस क्लेम मानकर बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी अगर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तब सीटीएल मानते हैं, और उससे कम है तो सीटीएल क्लेम नहीं मानते। लेकिन मेरी ओपिनियन इससे डिफरेंट है, अभी उसको हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये सब साहब मेल चलती रही। फिर मई के करीब में बीमा कंपनी ने साहब जवाब दिया कि ठीक है, हम इस गाड़ी का दोबारा से इंस्पेक्शन करते हैं, बीमा कंपनी करेगी और साथ में सर्वेयर साहब करेंगे, और आप भी आ सकते हैं। और फिर जो है, जो भी खर्च है वो एक्चुअल खर्च पता चलेगा। तो चूंकि जो इंश्योर्ड के बेटे जो डील कर रहे थे उनके सीए एग्जामिनेशन चल रही थी, तो वो तो नहीं जा सके। उन्होंने कहा आप और सर्वेयर और वर्कशॉप तीनों मिलकर डिसाइड कर लें और मुझे मंजूर है। इसके बाद साहब बीमा कंपनी से 3, एक सर्वेयर साहब और वर्कशॉप, गाड़ी को डिसमेंटल किया, और फाइनली इंस्पेक्शन करके उन्होंने अपना जो भी वर्कआउट कर लिया। फिर इसके लिए बीमा कंपनी से रिक्वेस्ट की गई कि साहब जो भी सर्वे रिपोर्ट या जो खर्च है वो बताइए। तो बीमा कंपनी ने साहब फिर जो खर्च बताया, लगभग जो उनकी तीनों चारों की जो इंस्पेक्शन के आधार पे वो 10.5 लाख आया। यानी कि लगभग 129% ऑफ आईडीवी रिपेयर खर्च, कुल रिपेयर खर्च वाहन का जो है, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत। तो और बीमा कंपनी इस पे उसको रिपेयर करने के लिए बीमा कंपनी और सर्वियर साहब रिकमेंड कर रहे थे।
हमें ये बड़ा अजीब लगा कि गाड़ी की कीमत से ज़्यादा रिपेयर खर्च करके गाड़ी को रिपेयर कराना तो सिर्फ मूर्खता ही हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। उसके बाद हमने बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट की कॉपी की मांग की, तो कुछ दिन बाद बीमा कंपनी ने हमें सर्वे रिपोर्ट कॉपी भी दी। सर्वे रिपोर्ट कॉपी में उन्होंने अ, सीधा पार्शियल लॉस क्लेम मानकर डेप्रिसिएशन जनरल रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अप्लाई करके बीमा कंपनी की पार्शियल लॉस क्लेम में नेट लायबिलिटी की गणना की हुई थी, जो 5,22,761 थी, यानी 75% से कम थी पार्शियल लॉस क्लेम में। रिपेयर बेसिस पे बीमा कंपनी की नेट लायबिलिटी, यानी इन्होंने इस आधार पार्शियल लॉस क्लेम मानकर ही पार्शियल लॉस क्लेम माना। जबकि सच तो ये है कि जब आप क्लेम का निर्धारण कर रहे हैं कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, तो तब तक तो क्लेम ही डिसाइड नहीं है पार्शियल लॉस क्लेम है। तो आप रिपेयर खर्च, वाहन का रिपेयर खर्च निकालने में डेप्रिसिएशन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीटीएल क्लेम तो है नहीं। और सीटीएल क्लेम की जो जनरल रेगुलेशन 9 है उसमें साफ लिखा है ये सिर्फ पार्शियल लॉस क्लेम में अप्लाई होता है। तो वाहन का रिपेयर खर्च जो जनरल रेगुलेशन 8 है, जिसमें सीटीएल क्लेम को निर्धारित करने का आधार लिखा है वाहन का रिपेयर खर्च, यदि वाहन का रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो वह क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाना है। ये बहुत ही सिंपल सा है। तो वाहन का रिपेयर खर्च तो 129% ऑफ आईडीवी है। ये बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर की कैलकुलेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन के आधार पे है। अब लेकिन सर्वेयर साहब ने तो सीधा ही उस क्लेम को पार्शियल लॉस क्लेम मान लिया। उन्होंने तो कोई निर्धारण करने के लिए कैलकुलेशन ही नहीं की कि ये सीटीएल क्लेम है या पार्शियल लॉस क्लेम। देखिए डेप्रिसिएशन जो जीआर 9 के अकॉर्डिंग है वो तो पार्शियल लॉस क्लेम में लगता है बीमा कंपनी की रिपेयर बेसिस पे नेट लायबिलिटी निकालने के लिए। तो ये हमारे बहुत सारे अप्रूव सर्वेयर साथी और इंश्योरेंस कंपनी जो पार्शियल लॉस क्लेम मानकर नेट लायबिलिटी के आधार पर सीटीएल क्लेम की गणना करते हैं, ये गलत तरीका है। यदि आपने शुरुआत में पार्शियल लॉस क्लेम मान लिया तो आपने निर्धारण किस चीज़ का किया? निर्धारण तो कुछ किया ही नहीं, आप तो पहले से ही पार्शियल लॉस क्लेम मान रहे हैं। तभी तो बीमा कंपनी की रिपेयर बेसिस पे नेट लायबिलिटी निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन अप्लाई करके। तो ये तरीका गलत है। लेकिन हमारा समाज और बहुत सारे इंश्योरेंस एम्प्लॉय इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हम कोर्ट जाते हैं या कुछ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के डिसीजन देखते हैं तो वो इन सब किस्म के कंप्लेंट्स में इंश्योर्ड के फेवर में जाते हैं। चूँकि कोई भी अगर कोई समझना न चाहे तो बात अलग है, नहीं तो बहुत ही क्लियर कट उसमें एग्रीगेट वाहन की एग्रीगेट रिपेयर कॉस्ट शब्द लिखा हुआ है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कवरेज, ड्राइवर जो और है उन चीज़ों के लिए लिखा है। टर्म्स एंड कंडीशन में निर्धारण वाहन की रिपेयर कॉस्ट चेंज नहीं होती है, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, उसमें आप बीमा पार्शियल लॉस क्लेम उसे डिसाइड कर लेंगे तो नेट लायबिलिटी डिफरेंट आएगी, और अगर उसको टोटल लॉस क्लेम सीटीएल क्लेम मान लेंगे तो नेट लायबिलिटी डिफरेंट आएगी। और सीटीएल के भी कई तरीके के बेसिस हो सकते हैं, मतलब सीटीएल क्लेम को सेटलमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें भी बीमा कंपनी की नेट लायबिलिटी अलग अलग आ सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस क्लेम में। लेकिन यहाँ भी जो सब अप्रूव सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी, उनका वही मानना था कि पार्शियल लॉस क्लेम मानकर जो नेट लायबिलिटी 75% ऑफ आईडीवी से कम आ रही है, तो इसलिए ये क्लेम सीटीएल नहीं है, इसलिए टोटल लॉस बेसिस पे सेटल नहीं होगा, इसलिए ये पार्शियल लॉस क्लेम है और रिपेयर बेसिस पे होगा। तो साहब ये जो एक दिक्कत का विषय था। और इसके लिए फिर बीमा लोकपाल में हमको शिकायत करनी होती या कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट में। तो हमारे यहाँ जो अभी बीमा लोकपाल ऑफिस है उनका तरीका और कंप्लेंट सुनवाई का तरीका बड़ा मुश्किल सा हो गया है। बीमा लोकपाल की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए 90 डेज का समय है, और वहाँ बड़े अजीब अजीब से डिसीजन भी आते हैं। तो थोड़ा लोगों का विश्वास कम हुआ है इस वजह से।
और कंज्यूमर कोर्ट्स में समय ज़्यादा लगता है। तो इनको चूंकि जल्दी थी, ये जल्दी सेटल करना चाहते थे, तो फिर हमने एक बीमा कंपनी से कंप्रोमाइज़ करने का एक रास्ता ढूंढा। हमने उनसे कहा साहब आप इसे कैश लॉस क्लेम बेसिस पर सेटल कर दो। ये कोई ऑप्शन तो नहीं है बीमा पॉलिसी में, लेकिन एक कंप्रोमाइज वे है। तो जो कैश लॉस क्लेम सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, उस तरीके से कि आप हमको एक लमसम रिपेयर खर्च दे दो और गाड़ी दे दो, तो हम इस गाड़ी को बेच देंगे और ये पैसा मिल जाएगा तो हमारी लगभग लगभग जो है नुकसान भरपाई हो जाएगी। तो बीमा कंपनी ने साहब ये मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये इस तरीके से कैश लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं होता। तो उसके बाद फिर से मेल वगैरह काफ़ी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कंप्लेन की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारी शिकायत को दर्ज किया, माना और आगे कार्रवाई के लिए भेजा, और बीमा कंपनी भी दबाव में आई। और फिर आखिरकार बीमा कंपनी एग्री किया। बीमा कंपनी ने 28/5/2025 को एग्री कर लिया कि ठीक है, क्योंकि गाड़ी का रिपेयर खर्च बहुत ज़्यादा है और इंश्योर्ड नहीं चाहता, तो कैश लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस का उन्होंने अप्रूव सर्वेयर को मेल किया कि साहब आप इस बेसिस पे हमको बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी बताइए जो भी काम हो। और उसके बाद फिर समय बीत गया, काफ़ी समय बीता, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले 26 अभी 25/6/2025 को बीमा कंपनी की मेल आई इंश्योर्ड को कि साहब हमने कैश लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट के लिए तय कर लिया है, और जिसमें 3,11,418 इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी रखी। इसमें कोई रिपेयर बिल कुछ नहीं देना और गाड़ी हमारी। तो इस तरीके से चूंकि हमने गाड़ी की वैल्यू पहले ही निकलवा ली थी, तो एक इसको एज ए कार जो इसको रिपेयर करेगा वहीं कहीं पर, और स्थानीय ही आदमी है जान पहचान का, जो 4.5 लाख रुपए में एक गाड़ी ले रहा है, और जिसमें 3,11,418 ये हो गए जो बीमा कंपनी दे रही है, 2,000 एक्सेस डिडक्ट हो जानी थी। तो इस तरीके से ये जो हमें कुल इंश्योर्ड को पेमेंट हो रहा है, 8,10,000 जो आईडीवी थी उससे 46,582 रुपये कम, यानी कि लगभग 7,60,000 समथिंग के करीब क्लेम मिल रहा है, और एक तरीके से टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल हो जाएगा। तो 46,000 का लॉस है, लेकिन इंश्योर्ड ज़्यादा लंबी लीगल या इंश्योरेंस अम्बर्स में फाइट नहीं करना चाहता था, वो इससे खुश था कि ठीक है। और अगर ये शुरुआत में बीमा कंपनी या अप्रूव सर्वेयर साहब कुछ इस तरीके से करते तो शायद वो इससे कम पे भी 7 लाख रुपए के लिए भी तैयार हो जाता। उसने ये चीज़ कही भी थी, लेकिन सर्वेयर साहब उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो जिद पे अड़े थे कि मैं तो गाड़ी को रिपेयर ही कराऊंगा, या तो गाड़ी वहाँ मुजफ्फरनगर लेके जाओ। तो ये थोड़ा-सा एडामेंट तरीका था जो ठीक नहीं था, लेकिन फाइनली इंश्योर्ड ने जो उसके 8,10,000 के सापेक्ष 7,60,000 भी ले लिए, वो बहुत खुश, और मैं भी बहुत खुश। मैं बहुत खुश तो और शायद जब होता जब उसको पूरे पैसे मिलते और सही तरीके से क्लेम सेटल होता, क्योंकि ये जो तरीका है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस निर्धारण का, जो सीधे पार्शियल लॉस क्लेम मानकर और फिर क्लेम डिसाइड करना, तो इसे तो मैं सिर्फ मूर्खता ही कह सकता हूँ। आप पहले से ही अपने पार्शियल लॉस क्लेम मान लिए, फिर निर्धारण किस चीज़ का कर रहे हो? तो जब निर्धारण करना है तब क्लेम ना तो पार्शियल लॉस क्लेम है ना सीटीएल क्लेम है, तब उस पर टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कोई भी डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता है। और अगर हम एक आईआरडीए ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था 2019 में, उसमें रिविजिट किया गया था इस इंडियन मोटर टैरिफ को, तो उसमें भी दिया गया था कि सीटीएल क्लेम के निर्धारण के लिए विदाउट एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी डिडक्शन, तो जो रिपेयर खर्च है उसके बेस अगर वो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है तो सीटीएल क्लेम होगा, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये इनका हल हुआ। और ये देखिए कि 129 8,10,000 की गाड़ी को 10.5 लाख
रुपए खर्च करके रिपेयर करना, तो मैं तो इसे मूर्खता ही कह सकता हूँ। कौन करेगा? ये तो मतलब एक शोषण हो गया। खैर, तो लेकिन इन्होंने अपनी फाइट ठीक तरीके से की, साथ में मैं भी जुड़ा, और क्योंकि मुझे नॉलेज बेहतर है इस विषय की, तो कम्युनिकेशन में काफ़ी मैंने मदद की और इससे ये निजात पा पाए। लेकिन एक आम आदमी कैसे कैसे इनसे इस इस प्रकार की समस्या से हल पाएगा? ये एक मुश्किल तरीका है, एक मुश्किल मतलब एक मुश्किल है। तो अगर आप या आपके जानने वाले को कभी भी इस तरीके की दिक्कत हो, तो राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए, बार-बार कीजिए, अपने हक की बात कीजिए, और यदि आप शिकायत कीजिए, हायर अथॉरिटीज़ को कीजिए, और यदि संभव हो तो बीमा लोकपाल या कंज्यूमर कोर्ट जाइए, ऐसा मामला है। तो अगर आप कंज्यूमर कोर्ट जाएँगे तो बिल्कुल आपके फ़ेवर में फ़ैसला आएगा, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं है उस भाषा में, उसमें वाहन का रिपेयर खर्च ही लिखा है, जनरल रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे। हाँ, कोई आँख मीच, वो कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर सोया हुआ है, उसे उठाएँ तो उठ जाएगा, लेकिन कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है और आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं उठेगा। तो ये सेम ऐसा ही है कि ये सोने, यहाँ पता सबको है, वाहन की रिपेयर खर्च है, और कोई लॉजिक नहीं है कि गाड़ी की, जैसे ये केस है कि गाड़ी की आईडीवी 8,10,000 है, यानी कीमत 8,10,000 है, और उसे 10.5 लाख रुपए लगा के रिपेयर करा जाए, जो शायद और बढ़ भी सकता है। तो यही आज का वीडियो है, और अब इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।